क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर चल रहा था। व्यावसायिक संगठन के प्रारूप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट नंबर 10 हम करेंगे। इसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में संयुक्त पूंजी कंपनी के लाभ डिस्कस किए थे, एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज, और 15 पॉइंट हमने किए थे। उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। 16 पॉइंट पर आते हैं। 16 पॉइंट इसका है, पूंजी और योग्यता का समन्वय, कोऑर्डिनेशन ऑफ कैपिटल एंड एबिलिटी। जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं उनमें पूंजी और योग्यता दोनों ही होती हैं। पूंजी मतलब बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पर होता है, बहुत ज़्यादा मालिक होने के कारण पूंजी भी बहुत ज़्यादा होती है। और योग्यता, हमारे पास काफ़ी पैसा होने के कारण हम योग्य कर्मचारी, योग्य प्रबंधक, मैनेजर्स और वर्कर्स को नौकरी पर रख पाते हैं। इसी दोनों ही चीज़ों का लाभ हमारे को मिल पाता है। 17 पॉइंट है, अल्प बचत को प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट टू द स्मॉल सेविंग्स। एक कंपनी का मालिक बनने के लिए हमारे को उस कंपनी का शेयर खरीदना होता है, जैसे कि हम हिंदी में अंश बोलते हैं। इन शेयर्स का मूल्य बहुत अधिक नहीं होता, 10 रुपये तक हो सकता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा पैसा है, 100 रुपये तक हो सकता है, थोड़ा सा पैसा है। इसलिए इतना से जब कोई व्यक्ति कंपनी का शेयर खरीदता है तो उसको लाभांश या लाभ मिलता है। तो लाभ के लालच में वो चाहता है मैं और ज़्यादा शेयर खरीदूँ, और शेयर खरीदूँ, और शेयर खरीदने के लिए वो बचत करता है। तो बचत की करने की भावना भी उसके मन में जागृत होती है। थर्ड पॉइंट है, ऋण मिलने में सुविधा, इजी टू गेट लोन। कंपनी जो होती है बहुत एक्सपर्ट व्यक्तियों के हाथों में ये चल रही होती है, बहुत पैसा इनके पास में होता है, इनकी गुडविल, साख्याति, मान सम्मान, इज्जत बहुत ज़्यादा होती है। इसी कोई व्यक्ति इनको ऋण या लोन आसानी से दे देता है। 19th पॉइंट हमारा है, वित्तीय संस्थाओं के लिए विनियोग का साधन, सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वित्तीय संस्थाएं जो होती हैं, मतलब जो हमारी बैंक इत्यादि होते हैं, तो ये क्या करते हैं, हम लोगों से पैसा लेकर के आगे कंपनियों को उधार देते हैं। उन कंपनियों से जो इनको इंटरेस्ट या ब्याज मिलता है उसके आधार पर ये हमारे को इंटरेस्ट या ब्याज देते हैं। तो कहने का मतलब है कि कंपनियों को जो है ब्याज के बदले में इन बैंकों से उधार मिलता है। तो वित्तीय संस्थाएं जो होती हैं, बैंक इत्यादि, वो इन कंपनियों में अपने पैसे को लगा सकती हैं और वहाँ से ब्याज कमा सकती हैं, और कंपनियों को भी पैसा बैंक इत्यादि से मिल जाता है। अगला है, जनता का विश्वास कंपनियों में होता है। तो पब्लिक कॉन्फिडेंस की हम बात करें, क्योंकि कंपनी जो होती है इनके अकाउंट को लगातार चेक करवाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑडिट करवाया जाता है। ये अपने अकाउंट्स को पब्लिश करती हैं। मतलब ये है कि जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है उसके पास फाइनल अकाउंट की एक कॉपी को जमा करवाती हैं। और इन कंपनियों को भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के नियमों का पालन भी करना होता है। तो इसलिए इन पर विश्वास किया जा सकता है। अगला टॉपिक हमारा है, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के दोष क्या हैं या मर्यादाएं पूछी जाएं, डिसएडवांटेजेस पूछे जाएं, लिमिटेशंस पूछी जाएं। तो यही पॉइंट्स आपके आएंगे। और पहला पॉइंट है, स्थापना में कठिनाई या डिफ़िकल्टीज इन फॉर्मेशन। इनको बनाने में काफ़ी समय हमारा लग जाता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट हमारे को बनाने पड़ते हैं, इसके लिए बहुत सारे खर्चे हमारे को करने पड़ते हैं, और पूंजी इकट्ठी करनी पड़ती है इन कंपनी को शुरू करने के लिए। उसमें भी बहुत ज़्यादा जो है कठिनाई हमारे को आती है। शुरू में कंपनी शुरू नहीं होती तब पूंजी मिल पाना काफ़ी कठिन हमारे को हो जाता है। सेकंड पॉइंट दिया गया, प्रवर्तकों द्वारा कपट या फ्रॉड बाय द प्रमोटर्स। प्रवर्तक हमारी कंपनी के जो होते हैं, प्रमोटर जो हमारे होते हैं, जो कंपनी को शुरू करने वाले व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने कंपनी को बनाया होता है, उनको हम प्रमोटर बोलते हैं। ये बहुत बार हेरा फेरी कर देते हैं, खर्चे ये बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा खर्चे कर दिए। हेरा फेरी करते हैं, ये मूल्यों में क्रय विक्रय करते समय हेरा फेरी करते हैं। जब कोई मशीन वगैरह, ज़मीन वगैरह खरीद रहे होते हैं उस टाइम पर ये बीच में कमीशन ले लेते हैं, तो उससे कंपनी को हानि होती है। थर्ड पॉइंट है, अंशधारियों का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स। अंशधारी जो कंपनी के मालिक होते हैं, अंशधारी मतलब जिन लोगों ने कंपनी के शेयर्स को खरीदा और मालिक बने, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत ज़्यादा होने के बाद ये सारे संसार में बिखरे हुए होते हैं। कहीं संसार के किसी भी देश में से आप कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं, तो पूरे संसार में बिखरे होते हैं। इसलिए बार बार ये कंपनी की मीटिंग्स में नहीं आ सकते। कंपनी की मीटिंग में क्या हो रहा है ज़्यादातर इनको पता नहीं होता, प्रबंध में ये भाग नहीं ले सकते, नियंत्रण भी इनके हाथ में जो है वो बहुत कम होता है। तो रोज़ का काम जो है उसके बारे में जो निर्णय लिए जाते हैं, वो सारे डिसीजंस जो होते हैं वो इन मालिकों ने जो नौकरी पर रखे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं डायरेक्टर्स या कंपनी के मैनेजर्स, निर्देशक या प्रबंधक, उनके द्वारा फैसले लिए जाते हैं। तो ये प्रबंधक, डायरेक्टर्स अपने लाभ के लिए जो है वो डिसीज़न लेते हैं।
अगला पॉइंट हमारा आ जाता है प्रजातांत्रिक पद्धति की कमी, लैक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। ज़्यादातर जो अंशधारी या शेयर होल्डर्स या मालिक होते हैं उनको तो यही पता नहीं होता उनके अधिकार क्या हैं, और वो सामान्यतः लापरवाही भी करते हैं कि बहुत दूर है कंपनी, कौन जाएगा, तो ये मीटिंग्स में भी नहीं जाते। तो ऐसी स्थिति में जो थोड़े से व्यक्ति जाते हैं वही ज़्यादा कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं और अपने हिसाब से कंपनी को चलाते हैं। पाँचवा पॉइंट है बड़ी मात्रा में उत्पादन के दोष, इविल्स ऑफ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लाभों में हम लोगों ने पढ़ा था कि बड़ी मात्रा में उत्पादन करने से कुछ लाभ होते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि बड़ी मात्रा में वस्तु बनाने से कुछ एक दोष भी होते हैं। निश्चित सीमा से ज़्यादा उत्पादन जब हम कर देते हैं तो उत्पत्ति के ह्रास का नियम जो है वो यहाँ पर लागू होता है। यह है। इसके अलावा और भी कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे अधिक उत्पादन करने की समस्या। बहुत ज़्यादा उत्पादन करना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोल, बहुत ज़्यादा कच्चा माल चाहिए, बहुत ज़्यादा ईंधन चाहिए, बहुत मशीनें चाहिए, श्रमिक इत्यादि चाहिए। उसके बाद आय का असमान वितरण जो है वो यहाँ पर हो जाता है। ज़्यादा मात्रा में वस्तुएँ हम बनाते हैं तो उसके कारण ज़्यादा मात्रा में हमारे को लाभ भी होता है। तो बड़ी कंपनियां जो होती हैं जिनको ज़्यादा लाभ होता है वो कंपनियां ज़्यादा अमीर होती जाती हैं, और छोटी मोटी कंपनियां जो हैं वो गरीब रह जाती हैं। कुटीर उद्योगों का पतन यहाँ पर होता है। छोटे छोटे उद्योग जो बनाए होते हैं लोगों ने, घरों में जो चीज़ें बना रही होती हैं, वो छोटे उद्योग जिन बड़ी कंपनियों का मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि वो थोड़ा सा सामान खरीदते हैं, उनको डिस्काउंट इत्यादि नहीं मिलता। और भी समस्याएँ आती हैं, जैसे हड़ताल कर दी वर्कर्स ने, तालाबंदी कर दी इत्यादि। 6 पॉइंट है सट्टेबाजी को प्रोत्साहन या इनकरेजमेंट टू द स्पेकुलेशन। इसका मतलब ये होता है कि कुछ एक लोग जो है वस्तु के शेयर्स की कीमत को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए सट्टेबाजी, झूठा प्रचार करते हैं, जिससे कि नुकसान जो है सामान्य जनता को हो जाता है। गोपनीयता का अभाव अगला पॉइंट है, लैक ऑफ द सीक्रेसी। क्योंकि यहाँ पर जो भी कंपनी के मालिक होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लाखों में हो सकते हैं, इसलिए जो चीज़ इतने सारे व्यक्तियों को पता है वो गोपनीय हो ही नहीं सकती। दूसरी बात है, जो भी कंपनी के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं वो सारे एनुअल जनरल मीटिंग या ऐसी मीटिंग में लिए जाते हैं जिसमें सारे शेयर होल्डर्स मौजूद होंगे, लाखों व्यक्ति आए होंगे। तो इसका मतलब वो सभी व्यक्तियों को ये पता लग गया कंपनी ने क्या फ़ैसला लिया। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि कंपनी के जितने डॉक्यूमेंट होते हैं, फाइनल अकाउंट होते हैं, उनकी एक एक कॉपी जो होती है, मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ इसकी एक एक कॉपी रजिस्ट्रार के पास जमा करवाई जाती है, जिसको कि कोई व्यक्ति जाकर चेक कर सकता है। तो गोपनीयता यहाँ पर नहीं होती। 8वां पॉइंट है हित संघर्ष या कन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट। इस संघर्ष या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है बहुत सारे व्यक्ति जो होते हैं इन कंपनियों को में इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे कंपनी के मालिक चाहते हैं उन्हें ज़्यादा लाभ हो, डायरेक्टर चाहते हैं उनको ज़्यादा लाभ हो, कर्मचारी चाहते हैं उनको ज़्यादा लाभ हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर चाहते हैं उनको ज़्यादा लाभ हो, इक्विटी शेयर होल्डर चाहते हैं इनको ज़्यादा लाभ हो। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। 9वां पॉइंट हमारा है पार्षद सीमा नियम का सीमित क्षेत्र, लिमिटेड स्कोप ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है, आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। कंपनी का बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, ये हमको बताता है कि हमारी कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। इसके बाद जो इसमें लिख दिया गया उसके बाहर से कंपनी कर ही नहीं सकती, चाहे कंपनी को बंद क्यों ना कर देना पड़े। इसका मतलब ये पार्षद सीमा नियम या मेमोरेंडम जो होता है हमारी कंपनी की शक्तियों को सीमित कर देता है। अगला पॉइंट हमारा है कानून द्वारा अत्यधिक हस्तक्षेप, एक्सेसिव इंटरफेरेंस बाय द लॉ। कानून के बहुत ज़्यादा कठोर नियम इसके ऊपर लागू होते हैं ताकि करोड़ों व्यक्तियों की पूंजी इसमें लगी होती है, वो व्यक्तियों की पूंजी का कुछ एक डायरेक्टर्स इत्यादि जो है गलत इस्तेमाल ना कर सकें। 11वां पॉइंट है निर्णय लेने में विलम्ब, डिले इन द डिसीजंस। बहुत इंपॉर्टेंट फैसले जो होते हैं कंपनी की मीटिंग में लिए जाते हैं, जो साल में सामान्यतः एक बार होती है, इसे एनुअल जनरल मीटिंग या वार्षिक सभा बोला जाता है। तो इसका मतलब है यदि बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो उसके लिए हमारे को सामान्यतः 1 वर्ष का इंतज़ार करना होगा, या फिर अगर बीच में हम मीटिंग बुलाते हैं तो अधिकतर शेयर होल्डर इसमें आ नहीं पाते, कोरम पूरा नहीं होता है, तो मीटिंग को दोबारा बुलवाना पड़ता है। 12 पॉइंट है एकाधिकार की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट टू द एप्टीट्यूड ऑफ द मोनोपोली। एकाधिकार की प्रवृत्ति यहाँ पर आ जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये कंपनियाँ बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन करती हैं, बहुत एक्सपर्ट कर्मचारी विशेषज्ञ इनके पास होते हैं, पैसा काफ़ी होता है, बड़ी मात्रा में उत्पादन नहीं करते हैं, तो इनको वस्तुएं जो हैं वो सस्ती पड़ती हैं, और सस्ती वस्तुएं कम कीमत पर और अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं। ग्राहकों को यदि हम अच्छी वस्तुएं देंगे, कम कीमत पर देंगे, तो ग्राहक केवल मात्र हमारी कंपनी की वस्तुएं खरीदेंगे, और धीरे धीरे बाकी कंपनियों की बिक्री जो है वो बंद हो जाती है। जब बाकी कंपनियों की बिक्री बंद हो जाएगी तो ऐसी स्थिति में हमारी कंपनी जो होती है वो फिर ग्राहकों से बहुत ज़्यादा कीमत वसूल करना शुरू कर देती है। ये एकाधिकार की बहुत बड़ी हानि हो जाती है। अगला पॉइंट हमारे को दिया गया अन्य दोष,
और अन्य दोषों में अदर ईविल्स में आ जाएगा राजनीतिक भ्रष्टाचार, अपने हित के नियम बनवा लेना, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बाई पासिंग द रूल्स इन द फेवर ऑफ द कंपनी। सामान्यतः ये बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज या राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं उनको पैसा देती हैं जब उनके इलेक्शन का टाइम आता है, और उसके बदले में जब वो कंपनी या जब वो पार्टी जीत जाती हैं तो पार्टी से अपने हित के लिए अच्छे कानून पास करवाती हैं। तो ये भी एक प्रकार का गलत है कि रिश्वत दे के हम इस प्रकार का काम करवाते हैं। अगला है कुटीर उद्योगों को हानि हो जाना, लॉस ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज़। हम लोगों ने अभी पढ़ लिया ये कि छोटे छोटे उद्योग जो है वो इन बड़ी कंपनियों के मुकाबला नहीं कर पाते और वो धीरे धीरे बंद हो जाने लगते हैं। अगला संचालकों और अंशधारियों में संघर्ष बना रहता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट बिटवीन द डायरेक्टर्स एंड द शेयर होल्डर। डायरेक्टर चाहते हैं कि हमको ज़्यादा मिल जाए लाभ, अंशधारी चाहते हैं कि उनको ज़्यादा लाभ मिल जाए, तो हमेशा एक मतभेद या लड़ाई झगड़े की स्थिति जो है इनके बीच में बनी रहती है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ काइंड्स ऑफ द कंपनीज। कंपनीज का वर्गीकरण या प्रकार, कंपनी कितने प्रकार की होती हैं सामान्यतः, तो इसको हम डायग्राम हम लोगों ने बनाया, इसको आप बना सकते हैं। तो पहला तो हम लोग बांट सकते हैं सदस्यों के दायित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर, कि हमारे सदस्यों की लाइबिलिटी कितनी है, दायित्व कितना है। तो ये दो प्रकार की हमारी हो सकती है, असीमित कंपनी और सीमित कंपनी, जिसको अनलिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी बोलते हैं। अब हमारी जो ये लिमिटेड कंपनी या सीमित कंपनी होती है, इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। अंश सीमित कंपनी, जिसको हम बोलेंगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, और दूसरी है प्रत्यभूति सीमित कंपनी, जिसको बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। उसके बाद अगला वर्गीकरण जो है स्थापना के आधार पर है, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसको हम तीन भागों में बांटते हैं, राज्य आज्ञा पत्र द्वारा, चार्टर्ड कंपनीज, दूसरा है संसद के विशेष अधिनियम द्वारा बाई पासिंग बाई स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, और तीसरा हो सकता है कंपनी नियम द्वारा, अधिनियम द्वारा, अंडर द कंपनीज एक्ट। तीसरे प्रकार के जो हमारी कंपनी का वर्गीकरण है वो सदस्यों की संख्या के आधार पर हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स। तो इसको भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं, निजी कंपनी जिसको हम प्राइवेट कंपनी बोलते हैं, सार्वजनिक कंपनी जिसको पब्लिक कंपनी बोलते हैं, और एक व्यक्ति कंपनी जिसको वन पर्सन कंपनी बोलते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सदस्यों के दायित्व के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर, हमने कहा ये दो तीन प्रकार की हमारी है। तो पहला आ गया असीमित कंपनी, जिसको हम अनलिमिटेड कंपनी बोलते हैं। असीमित कंपनी जो है, इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ, इसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं, मालिक होते हैं, उन सभी का दायित्व या लायबिलिटी जो होती है वो असीमित होती है। जैसे कि हमारी साझेदारी और एकाकी व्यापार में था कि इनकी निजी संपत्ति का प्रयोग भी व्यवसाय के ऋणों को चुकाने के लिए किया जा सकता है। सामान्यतः इस प्रकार की कंपनी अब चलन में बहुत कम है। दूसरे प्रकार की कंपनियां जो हैं उनको हम बोलते हैं सीमित कंपनियां या फिर लिमिटेड कंपनीज। सीमित कंपनियां जो होती हैं इनका दायित्व सीमित होता है, मतलब इनके जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी सीमित होती है। कहाँ तक सीमित होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शेयर होल्डर्स होंगे उन्होंने जितने शेयर खरीदे हैं, जितने अंश खरीदे, वो जितने रुपए के शेयर होंगे उतने रुपए तक ही उनकी लायबिलिटी या उनका दायित्व होगा। जो सीमित कंपनियां होती हैं इनको अपने नाम के अंत में लिमिटेड शब्द का प्रयोग या सीमित शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। ये कंपनियां आगे दो प्रकार की हैं। पहला है अंश सीमित कंपनी, जिसको हम बोलते हैं कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। अंश सीमित कंपनी जो है, इसके जो शेयर होल्डर्स होते हैं, इसके जो मालिक होते हैं, उनका दायित्व, उनके दायित्व की हम बात करें तो उनका दायित्व जो है उनके द्वारा खरीदे गए शेयर्स के ऊपर अंकित मूल्य, जितना मूल्य उन शेयर्स के ऊपर लिखा होता है उतने तक ही सीमित होता है, उससे ज़्यादा पैसा इनसे नहीं मंगवाया जा सकता। इनके नाम के अंत में लिमिटेड शब्द का प्रयोग किया जाता है और ये कंपनियां बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। दूसरी प्रकार की कंपनियां हमारी आती हैं जिनको हम बोलते हैं प्रत्यभूति सीमित कंपनियां या फिर कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। ऐसी जो कंपनीज होती हैं इनके सदस्य उनको पैसा शुरू में तो नहीं देते, परंतु ये सदस्य इस बात का आश्वासन देते हैं कि अगर कंपनी को आवश्यकता पड़ेगी तब, या फिर कंपनी के समाप्त हो जाने या कंपनी को जब वो छोड़ के अलग हो जाएंगे, ठीक है, उसके भी 1 साल तक अगर कंपनी को हानि हो जाएगी तो वो वचन देते हैं इस बात का कि वो निश्चित राशि कंपनी को दे देंगे। अगला प्रकार या अगला डिफरेंस जो हमारा है या काइंड जो है वो हमारा स्थापना के या समामेलन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कैसे कंपनी की स्थापना हुई, कैसे कंपनी बनी है, या कैसे कंपनी को रजिस्टर करवाया गया रजिस्ट्रार के पास। तो इसमें पहले प्रकार की कंपनी आती हैं जिसको हम बोलते हैं चार्टर्ड कंपनीज। चार्टर्ड कंपनी जो होती हैं राज्य सरकार के द्वारा विशेष आज्ञा पत्र के द्वारा स्थापित की जाती हैं, जिसको कि चार्टर कहा जाता है। विशेष आज्ञा पत्र निकालना राज्य सरकार के द्वारा। ऐसी कंपनियां जो है अब चलन में नहीं है, और इसका एग्जांपल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी
कंपनी के रूप में दिया जाता है। सेकंड हमारी टाइप है संसद में विशेष अधिनियम द्वारा, बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। संसद में एक विशेष अधिनियम या कानून पास किया जाता है, उस कानून के द्वारा ही इस कंपनी की स्थापना जो है वो की जाती है। तो यहाँ पर अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इसका प्रबंध कैसे होगा, मतलब इसकी मैनेजमेंट कैसी होगी, इसको कैसे चलाया जाएगा, इसके नियम क्या होंगे। तो ये सभी कुछ जब संसद में वो विशेष नियम पास किया जा रहा था उस टाइम पर ही ये सारी बातें डिस्कस कर ली जाती हैं। ये जो कंपनियां होती हैं इनको अपने नाम के अंत में लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना अनिवार्य नहीं होता, परंतु उनके जो सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनका दायित्व जो है वो सीमित ही होता है। जिसके एग्जांपल्स में आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जांपल दे सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एग्जांपल दे सकते हैं, जीवन बीमा निगम या लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का एग्जांपल दे सकते हैं, या इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन या औद्योगिक वित्त निगम का एग्जांपल दे सकते हैं। इसके अलावा अगला जो वर्गीकरण है वो हमारा है कंपनी अधिनियम द्वारा स्थापित, अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट के अनुसार जितनी भी कंपनियां बनाई जाती हैं वो सभी इस कैटेगरी में आ जाती हैं। अगला वर्गीकरण जो हमारा तीसरा था वो था हमारा सदस्यों की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। अब इसमें 3 प्रकार का वर्गीकरण है। पहला है निजी कंपनी, जिसको हम प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 268 के अनुसार, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 268 के अनुसार, कंपनी जो है अपने अंतर नियम या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसका जो एक डॉक्यूमेंट होता है उसके अनुसार ये कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध या रिस्ट्रिक्शन लगाती है। क्या प्रतिबंध लगाती है? पहला है ये अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। इट रिस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इट्स शेयर्स, कि इसके जो शेयर होल्डर्स हैं, इसके जो मालिक हैं, वो अपने अंश या अपने पैसे को किसी और को दे करके उसको मालिक नहीं बनाएंगे। सेकंड है इसके सदस्यों की अधिकतम सीमा जो है वो 200 तक सीमित कर दी जाती है। इट रिस्ट्रिक्ट्स इट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू 200। अगला है ये अपने अंशों व ऋण पत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती। इट डज़ नॉट इन्वाइट पब्लिक फॉर द परचेज ऑफ इट्स शेयर्स ऑफ द डिवेंचर। ये लोगों को अपने शेयर या डिवेंचर नहीं बेचती। ये अपने नाम के, इस कंपनी को अपने नाम के अंत में जो है प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखना जो है बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये ऐसा प्रयोग नहीं करती तो इनको पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही मान लिया जाएगा। तो अगली जो कंपनी हमारी है वो हमारी है सार्वजनिक कंपनी, जिसको हम पब्लिक कंपनी बोलते हैं। सार्वजनिक कंपनी के लिए भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 271 सेक्शन 271 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ये बोलता है कि ये वो सार्वजनिक कंपनी वो कंपनी होती है जो निजी कंपनी ना हो, विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, तो उसे सार्वजनिक कंपनी या पब्लिक कंपनी बोला जाएगा। सेकंड बोला है जिसकी की चुकता पूंजी 5 लाख रुपए से अधिक है, हुज पेड अप कैपिटल इज़ मोर देन 5 लाख रुपीज़। चुकता पूंजी के बारे में अभी केवल इतना ही आप समझ लें कि जिन लोगों ने पैसा दिया है, हमारे को पूंजी दी है, उन्होंने 5 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा दे दिया। इट हैज़ अ मिनिमम 7 मेंबर्स। इसके लिए अब हमारे को ये बोला गया कि जो सदस्य कितने होंगे, मेंबर्स या शेयर होल्डर्स या मालिक कितने होंगे, तो कम से कम 7 व्यक्ति होने चाहिए, और अधिकतम की इसमें कोई सीमा जो है वो निर्धारित नहीं की गई। ये अपने शेयर्स जो होती है उनको सामान्य जनता को बेच सकती है। उसके बाद में अगली कंपनी हमारी जो है वो है थर्ड प्रकार की एक व्यक्ति वाली कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, OPC। इसके लिए वही इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 के अनुसार बताया गया कि ये वो कंपनी होती है जिसका कि एक ही व्यक्ति सदस्य होता है या मालिक होता है।